हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग कुछ देर पहले लाइव आए थे, जिसमें से नेट का कनेक्शन स्लो होने के कारण क्लास बंद हो गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा पढ़ रहे थे। इसमें जानना है कि विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहले जानना है विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, विद्युत का मतलब हो जाता है आवेश। विद्युत का मतलब होता है आवेश और धारा का मतलब हो जाता है प्रवाह। अर्थात दोनों को मिला के यदि बोलते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बनाएंगे? आवेश के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये नोट करना है कि जिस प्रकार से मान लेते हैं कोई जल है, तो जल यदि हम प्रवाह कर दें, जल यदि प्रवाह कर देते हैं, ये नदी है और नदी में ये जल प्रवाह हो रहा है, तो जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। उसी प्रकार से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखना है, विद्युत का मतलब आवेश, अर्थात आवेश के प्रवाह को जो है विद्युत धारा कहते हैं। उसी प्रकार जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। तो याद रखना है कि मतलब यदि कोई चीज गतिमान हो जाए तो उसी को प्रवाह कहा जाता है, ठीक है ना, चलना। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये समझ लिए। लेकिन ये आवेश क्या होता है, तो आवेश हम लोग पढ़े हुए हैं लाइट चैप्टर में कि आवेश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होता है। आवेश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ये याद रखना। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हम लोग पहले आवेश को जानते हैं, उसके बाद विद्युत धारा। तो समझ ही गए कि जब आवेश चलना स्टार्ट करे तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहे हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग देखे थे कि परमाणु किसी भी जो है ना पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। इसे सबसे पहले किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वह परमाणु होता है, ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। ये जॉन डाल्टन ने कहा। लेकिन हम लोग देखे थे कि रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सबसे पहले परमाणु को अल्फा प्रकीर्णन करके देखा। और अल्फा प्रकीर्णन करने के बाद इसको पता चला कि जो है परमाणु के अंदर में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। परमाणु के अंदर में कुछ ना कुछ है और ये अल्फा प्रकीर्णन करके सिद्ध कर दिया। तो देखते हैं हम लोग अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो अब देखिए अल्फा प्रकीर्णन देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है और परमाणु बहुत छोटा कण होता है, ठीक है ना। ये पदार्थ जो बना है तो इसका सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। तो उस परमाणु पे ये प्रयोगशाला में जाके जो है प्रयोग कर रहा था, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि अल्फा प्रकीर्णन किया। कौन सा प्रकीर्णन किसका था? तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। इन्होंने सबसे पहले इस जो है परमाणु पर अल्फा कण को जो है प्रकाशित किया। तो देखा कि अल्फा कण ये क्या हो जाता है, ये मुड़ के भाग रहा है। ये क्या हो जाता है? मुड़ के भाग जा रहा है। लेकिन जब ये एग्जैक्टली बीच से गुजारा यहां से, तो ये क्या हुआ कि ये मुड़ के वापस लौट आया, ठीक है ना। ये वापस लौट आया, ये याद रखना है कि ये वापस लौट आया। तो इसको लगा कि इसके परमाणु के अंदर में भी कोई चीज है, परमाणु के अंदर में कोई चीज है। अभी देखा नहीं गया परमाणु के कोई अंदर में कोई चीज है, लेकिन जब ये अल्फा प्रकीर्णन दोहरा के जो है जब ये किया तो ये जब वापस आ गया तो इसको लगा अंदर में कोई चीज है जिससे टकरा के ये जो है वापस आ रहा है। और इसी
जो पदार्थ के अंदर जो ये परमाणु के अंदर जो ये कण है, इस कण को इन्होंने नाम दिया नाभिक है। ठीक है, बताया कि कण के जो है परमाणु के अंदर में कोई ठोस कण होता है, उस ठोस कण का नाम जो है नाभिक रखा। किसने रखा था? तो रदरफोर्ड ने रखा। तो ये याद रखना कि ये अंदर वाला चीज का दिया नाभिक है। ठीक है ना। अब देखिए एक वैज्ञानिक और आया जो इसको जो है ना टटोलना स्टार्ट किया, और उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है ना, सॉरी गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने जो है इसको और जो है खखोरना स्टार्ट किया, और दोनों ने मिलकर खखोर लिया। ठीक है ना। जब ये दोनों खखोरा ऐसे ऐसे करके देखा, तो इसमें देखा कि मतलब जो है इसके अंदर में एक और कण है जिसका नाम दिया इन्होंने प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का खोज दोनों का दिया जाता है, एक रदरफोर्ड और दूसरा दिया जाता है गोल्डस्टीन को। और वैज्ञानिक भी जो है ना इस जब देखा कि परमाणु टूट रहा है, तो परमाणु को तोड़ने के लिए और वैज्ञानिक पहुंच गए, जिसमें से एक और आया जिसका नाम था जेम्स चैडविक। तो इस जो है नाभिक को और इन्होंने जो है जब टटोला, तो देखा कि टटोलने का मतलब है कि ये प्रयोग कर रहा था। ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए टटोलना बोल रहे हैं, या तो खोजना बोल रहे हैं, खखोरना बोल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन वो प्रयोग किया जाता। तो इसलिए आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो है ना इसको खोद रहा है, इसको टटोल रहा है, तो इससे जो है एक और कण निकला जिसका नाम रखा, ये खोद रहा था चैडविक। तो चैडविक ने जब इसको खोजा तो नाम इसका दिया। तो इन दोनों से पूछा क्या आप इस कण को जानते हैं? तो ये वाला नहीं, तो नहीं जानते हैं। तो देखिए हम खोज किए, इसका नाम जो है ना न्यूट्रॉन है। क्या है? इसका नाम न्यूट्रॉन है। तो ये याद रखना, ये खोज किया, इसका नाम न्यूट्रॉन दिया। अब एक और वैज्ञानिक आया जो कि देखा कि जब ये देख लिया कि जो है ये नाभिक में दोनों तीनों जो है सब कुछ खोज चुका है, तो अब मेरे लिए क्या बचा? तो वो तो जो है एकदम खोजना स्टार्ट किया, बोला कि हम भी कुछ खोजेंगे, और खोजना स्टार्ट किया। जब वो खोजा तो देखा कि इस नाभिक के चारों ओर कोई कण है जो कि चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर कोई कण है जो चक्कर लगा रहा है, और इस कण का ये नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये इस कण का नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। और यही इलेक्ट्रॉन जब देखा कि इस चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉन आगे चल के वैज्ञानिक दिखाया कि धारा का प्रवाह इसी के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही धारा का प्रवाह होता है, या तो आवेश किसी पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश का जो है जिम्मेवार है। तो ये याद रखना है। इतना सारा प्रयोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज क्या था? ये जे टॉमसन था। ये लिखना है जे टॉमसन। ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा दें। तो इस प्रकार से देखा गया, तीन जो है चीज निकल गया, जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन से ही आगे खोज चलना स्टार्ट हो गया। एक वैज्ञानिक था सबसे पहले जिसका नाम था थेल्स ने जो है बताया कि यदि दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो आवेशित होने का सबसे पहले जो संकल्पना दिया था ये थेल्स ने दिया था। थेल्स एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है संकल्पना दिया कि यदि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? ये आवेशित हो जाता है। तो ये कल्पना किसने दिया था? थेल्स ने। देखिए थेल्स एक वैज्ञानिक था जिन्होंने आवेशित होने का कल्पना दिया, दो वस्तु को रगड़ने का, दो वस्तु को रगड़ने पर आवेशित। अब इस पे एक और वैज्ञानिक आया जिन्होंने जो है ना आवेश को परिभाषित किया। तो आवेश को परिभाषित करने का काम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक प्रयोग किया था, जो प्रयोग उन्होंने देखा कि एक पतंग को उड़ाया और उसमें एक रिंग दे दिया, एक ऊपर में पतंग के पास और एक नीचे जो है अपने हाथ के पास रखा था। दोनों के पास रिंग रखा था और रेशम का जो है वो धागा था। ठीक है ना। जब वो बादल के पास पहुंचा तो वहां का जो है बादल से वो आवेश जो है ना उसके जो है ये जो पहन के गया था अंगूठी, और उसमें अंगूठी में देखा कि ये करंट लग रहा है। इसका मतलब देखा कि ये जो है आवेश को यहाँ से परिभाषित कर दिया। ये आवेश को बताया कि आवेश जो है ना एक ऋणावेशित होता है, एक धनावेशित होता है। यहाँ से ये नाम दिया कि ऋण आवेशित होता है और एक धन आवेशित होता है।
ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये जो है प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग किया? पतंग का प्रयोग, पतंग का प्रयोग। और इन्होंने क्या किया? पतंग का प्रयोग करके आवेश को परिभाषित किया, आवेश को परिभाषित किया। यहां तक याद रखना है कि आवेश को परिभाषित किया और बताया कि दो प्रकार का आवेश होता है, जिसमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। यहां पर यह बताया था कि दो वस्तु आपस में आकर्षित होता है, अर्थात एक सजातीय हो जाएगा, दूसरा विजातीय हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना, एक सजातीय एक विजातीय। अब आवेश को परिभाषित कर दिया कि आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश, धन आवेश, ये याद रखना, ठीक है, ऋण आवेश और धन आवेश। इतना तक देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब कोई दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना, आपस में रगड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आदान प्रदान कर देता है, इसी को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात यदि दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेने देने का काम करता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराता है। अर्थात यदि हम बोले कि ये एक जो है, ये मान लेते हैं कि ये एक जो है रेशम का छड़ है, कांच का छड़ लेते हैं, कांच का छड़ है, और इधर एक रेशम का कपड़ा मान लेते हैं, रेशम का कपड़ा। जब इस दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात क्या होता है कि इस रेशम के कपड़ा पर कांच के छड़ का जो कुछ आवेश है वो इस पे चला जाता है। तो जब आवेश आदान प्रदान करता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। तो आवेश जब स्थानांतरण होता है तो आवेश दो प्रकार का हो जाता है। आवेश स्थानांतरण होने के बाद दो प्रकार होता है, एक बन जाता है धन आवेश, एक बन जाता है ऋण आवेश। जब आवेश स्थानांतरण होता है तो दो प्रकार होता है, इसमें दो प्रकार होगा, एक होगा धन आवेश जिसको धनावेश कहते हैं, दूसरा होगा ऋणावेश, ठीक है। धनावेश किसको कहते हैं? धनावेश का मतलब हो गया कि वो जो पॉजिटिव हो, और ऋणावेश का मतलब हो गया जो निगेटिव हो। अब धनावेश का मतलब और जानना है कि ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव कब होता है, धनावेश कब होता है? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। मान लीजिए कि कोई आदमी धनी तभी कहलाता है जब वो अपना कोई भी जो है चीज को दान देता है या तो किसी को दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, धनी होता है। लेकिन जो लेता है वह क्या कहलाता है, ऋणी कहलाता है, अर्थात वह कर्जदार होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि यदि ये छड़ जो है, कांच का छड़, यदि इस रेशम के कपड़ा से रगड़ दें तो ये कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस रेशम के कपड़ा पे चले जाएगा, ठीक है। यदि ये रेशम के कपड़ा पे जाता है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए ये ऋणावेशित कराएगा, ऋणावेशित कराएगा। लेकिन ये जो छड़ है, ये कांच का छड़, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसीलिए धनावेशित कराएगा। तो आवेश कितना प्रकार का हो गया? आवेश दो प्रकार का हो गया। आवेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वही जो है आवेश का संकल्पना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश दो प्रकार का होता है। तो आवेश एक प्रकार का हो गया कि जो किसी को दे रहा है वो धनावेश हो जाएगा, और जो आवेश को ग्रहण कर रहा है वो ऋणावेश हो गया। आवेश दो प्रकार का, एक धनावेश एक ऋणावेश, ठीक है ना। तो अब याद रखना है कि ये कांच का छड़ क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, और ये जो रेशम का कपड़ा है ये ऋणावेश हो जाएगा। इतना तक क्लियर रखना है। एक प्रयोग और क्या गया, बहुत सारा इस तरह प्रयोग है, जिसमें एक प्रयोग आपकी किताब में और है, एक प्रयोग और है कि एक जो है एवोनाइट का छड़ लिया जाता है, एवोनाइट का छड़, ठीक है ना, एवोनाइट का छड़।
एवोनाइट का क्षण, और दूसरा जो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र ये याद रखना है, एवोनाइट का क्षण है और ऊनी वस्त्र है। जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं, मान लीजिए ये क्षण है और ये ऊनी वस्त्र है, ठीक है ना, ये दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं तो ये ऊनी वस्त्र से अगली बार इलेक्ट्रॉन इसमें चले जा रहा है, ठीक है, ऊनी वस्त्र से जो है इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है किसमें, एवोनाइट के क्षण में, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि ले रहा है एवोनाइट का क्षण, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और ये ऊनी का कपड़ा क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। धनावेशित और ऋणावेशित का संकल्पना यहां तक समझ जाना है कि आवेश दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेश दो प्रकार का बन जाता है, एक हो जाता है धनात्मक, एक हो जाता है ऋणात्मक। तो धन आवेश, ऋण आवेश, इतना बात क्लियर होना चाहिए। चलिए यहां हम बता रहे हैं अब देखिए एक और आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब हुआ कि यदि जो आवेश है वो आवेश ना तो कभी खत्म होता है और ना ही वो कभी उत्पन्न होता है, अर्थात यूनिवर्स में जितना भी आवेश है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करता है। यदि हम बोले कि ये दो कलम है, ठीक है ना, यदि हम इसको रगड़ते हैं तो यदि इसका आवेश इस पे गया तो इस पे ज्यादा होगा और इस पे कम हो जाएगा। बात क्लियर रखना है कि हम यदि दो चीज को आपस में रगड़ते हैं तो ये क्या करता है, आवेश का आदान प्रदान करता है, ना कि आवेश खत्म हो रहा है। आदान प्रदान करने का मतलब हुआ कि ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। मान लीजिए कि ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना, ये पेन है और ये पेन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेन यदि आपको दे रहे हैं तो क्या किए, ये पेन का आदान प्रदान किए, नहीं कि पेन खत्म हो गया। पेन मेरे पास रहे या आपके पास रहे, इसका मतलब पेन है। उसी प्रकार वस्तु में आवेश होता है, आवेश वो एक दूसरे को देता है, ठीक है ना कि आवेश खत्म हो जाता है। और आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और ना तो इसे खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल देखें कि रेशम का जो छड़ है, कांच का जो छड़ है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो कांच के छड़ से हम लोग क्या देखें कि ये जो है इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़ा पे चला गया, रेशम के कपड़ा पे चला गया, ठीक है। कांच के छड़ से रेशम के कपड़ा पे गया तो ये रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ये धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया। यदि हम बोले कि ये ऋणावेशित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जब आपस में रगड़े तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के किसके पास चला गया, ये चले गया रेशम के कपड़ा पे। रेशम के कपड़ा पे गया तो इसका मतलब है कि रेशम के पास, मान लेते हैं कि यदि 10 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन था, तो यहां से जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास अब कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। पहले भी था 20, देखिए 10 + 10, पहले कितना था 20, और अब जो जोड़ रहे हैं अब भी कितना बन रहा है, 20। इसका मतलब क्या है कि आवेश दोनों बराबर है, अर्थात जो 20 = 20 है, ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको दिखा रहा है कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। अर्थात आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, इसे ही आवेश का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या हो जाता है, आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, अर्थात कुल आवेश का नेट आवेश, कुल नेट आवेश 0 हो जाता है, ऐसे देखिए, अर्थात कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश
संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम लोग समझ चुके हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसको क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश का संकल्पना है और यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? हम लोग पढ़े कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का नाभिक क्या है, नाभिक के अंदर क्या होता है। और एक बात बता दें कि नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और जो उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या क्या होता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, ये दोनों संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये बराबर होता है किसी भी जो है, मान लेते हैं कि ये कलम है, कलम हमको करंट नहीं मारता है। कोई हम धातु उठाते हैं, कोई भी धातु यदि लोहा उठा लेते हैं तो लोहा भी करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि लोहा में जितना प्रोटॉन है उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन है, और दोनों मिलके क्या करता है, नेट आवेश जो है वो जीरो बना देता है। ठीक है ना, जो नेट आवेश है वो जीरो बना देता है, इसीलिए हमको करंट नहीं मारता है। तो करंट कब मारता है, जब दोनों में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिसके कारण करंट मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो? नेक्स्ट टाइम सारा हम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, नेट के इशू होने के कारण हम लोग जो है लाइव क्लास को बीच में ही कट करना पड़ा था हम लोगों को, और आगे जारी रहेगा। ठीक है ना, आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और बहुत अच्छा से अच्छा जो है यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा आपको और पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। वल्ली जो है थ्योरी नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट रहेगा आपके साथ, थ्योरी खुद लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।